जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है ना, तो उतनी खुशी नहीं होती है। एक इंजीनियर का बेटा एक इंजीनियर बनता है, एक आईएएस का बेटा एक आईएएस बनता है, एक मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बनता है, तो उतनी खुशी नहीं होती है। लेकिन जब एक लोअर मिडिल क्लास जद्दोजहद की जिंदगी जीने वाला आदमी सक्सेस होता है ना, तो बहुत खुशी होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज इसीलिए हम लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत को हम लोग सुनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, शख्सियत। शख्सियत वर्ड का तमगा पाने के लिए उम्र दराज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर दिल में जोश है, जुनून है और दिमाग में सपने हैं, तो आप किसी भी उम्र में अपने आप को शख्सियत में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलने के लिए तो बिल्कुल यंग स्मार्ट बड़ी है, यंग लड़के हैं, लेकिन आज मैं उनके लिए शख्सियत वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने सक्सेस को प्रूव किया है, उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मने वाला, पलने वाला बच्चा जिसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, और जब वो ऊंचाइयों को छूता है तो सचमुच बहुत खुशी होती है। दोस्त, आज हमसे आपसे ज्यादा एक शख्स खुश है, और उस शख्स का नाम है समीर मोदी। क्योंकि ये जो मोदी केयर का जो प्लेटफॉर्म लाया है ना, वो इसीलिए लाया है कि जिनके पास संसाधन है वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और वो लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस से उठ करके सीधा लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस पे जा सकते हैं। बीच में सक्सेस की जरूरत ही नहीं है। और आपको बखूबी पता है कि आज हमारे हिंदुस्तान में 85% जनता लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस जीती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाने जा रहे हैं, आपको मिलवाने जा रहे हैं। वो बेसिकली बड़ौदा से बिलोंग करते हैं। लाइफ की पूरी जद्दोजहद, पूरी स्टोरी वो अपने मुंह से सुनाएंगे, तो आप मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं देर न करते हुए रॉयल ब्लैक डायमंड विजय अग्रवाल सर को बुलाना चाहता हूं। विजय अग्रवाल सर, आज के इस पावर ग्रीन टी शो विद अनूप एंड अमृता गुप्ता के 66वें एपिसोड में आपका स्वागत है। विजय अग्रवाल सर, वेलकम वेलकम। दोस्तों नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो हमारे ग्रेट लीडर श्री अनूप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा कि डेफिनेटली उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और मैं सबसे पहले एक और तालियां चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश खच्चर सर के लिए। मैं ये कहने में कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है कि आज जिस विजय अग्रवाल से आप मिल रहे हैं, उस विजय अग्रवाल को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा क्रेडिट है। मेरे अपलाइन श्री फाल्गुनी त्रिवेदी मैम, धर्मेश सर, राइट, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सो थैंक यू वेरी मच अनूप सर, मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। और आज मेरे लिए भी खुशी का मौका है, क्योंकि एक ऐसे समाज में से, एक ऐसे तबके में से मैं आता हूँ जिस तबके में बड़ा सोचना गुनाह है, पाप है। मतलब हमें ये बोलकर बड़ा किया गया जाता है कि भैया आप जो जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए, बहुत बड़ा मत सोचिए, ऊपर को मत थूकिए, राइट है। ये सारे पैटर्न वर्ड और ये पैटर्न डायलॉगों से जो है लेकर आते हैं हम लोगों को, और कहते हैं कि जब आप किसी की सोच को मार देते हैं ना, राइट है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसकी सोच को मार दीजिए। मतलब कहते हैं कि जब इंसान का बुरा समय आता है तो सबसे पहला उसका विवेक मर जाता है। विवेक मतलब सोच, बराबर है, उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। सेम उसी तरीके से मेरा नाम विजय अग्रवाल है। मैं बेसिकली बड़ौदा गुजरात से हूँ। पिछले 5 साल यानी 9 जनवरी 2016 से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और 9 जनवरी 2016 को इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज़पेपर डालना, पापा सब्जी की लारी लगाते थे, 10 बाय 10 के घर में हम लोग रहते थे। और ये सारी चीजें, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक परफेक्ट एक चीज जो होती है किसी भी इंसान को मॉडिफाई करने के लिए, मोल्ड करने के लिए, वो सारी हमारी लाइफ में थी। मतलब 10 बाय 10 के आलीशान में बंगले में हम लोग रहते थे, पापा सब्जी की लारी लगाते थे। और मुझे आज भी याद है कि मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है, मेरी एजुकेशन 10 तक है। और उस 10वीं एजुकेशन तक करते करते मतलब लोग ये कहते हैं कि भैया हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, राइट है। पर मैंने मेरी जिंदगी में एक चीज सीखी, और ये मैं आज आपको इस बात का पक्का अनुभव एक बात बताकर जाऊंगा।
मैं बहुत बड़ा स्पीकर तो नहीं हूँ, पर मेरी लाइफ में मैंने जो कुछ सीखा है पिछले सालों की मेरी जिंदगी में, राइट है, वो कुछ अनुभव आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और डेफिनेटली मैं इस बात का वादा करता हूँ कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि 1 घंटा कब निकल गया, क्योंकि मेरे पास जो चीज अनुभव है, वो अनुभव आपको किसी बुक में किसी जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैंने खुद ने, हमारे गुजराती में कहावत है, जेनी आंगड़ी में वागे ने एनो दुखा होता है, मतलब जिसकी उंगली में चोट लगती है उसे पता चलता है कि दर्द क्या होता है, राइट है। तो कैसे चोट लगी, कैसे दर्द हुआ, और वो दर्द से मतलब संकल्प से सिद्धि तक, कहते हैं संघर्ष से सफलता तक, जो आप बोलते हैं, और वो संघर्ष से सफलता का जो सफर है, वो पिछले 5.5 सालों में मैंने किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसकी आज मैं बात करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अनूप सर, मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए, राइट। दोस्तों, नाम विजय अग्रवाल है, बेसिकली बड़ौदा गुजरात में रहता हूँ, और पिछले 5.5 साल से मैं मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। 9 जनवरी 2016 में को इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज़पेपर डालना, बराबर सब्जी बेचना, पानी पूरी बेचना, ये सारे काम करते हुए काफी दिनों से लाइफ चल रही थी। और कहने का मतलब, कभी कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे, कोई बहुत बड़ी आशाएं नहीं थी कि बंगले लेंगे, गाड़ी लेंगे। ये एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास परिवार जो होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, उसकी लाइफ एक मजदूर जैसी होती है। मजदूर समझते हैं आप? मजदूर जो 200 रुपये दिहाड़ी पे काम करता है, राइट है, जो 200 रुपये दिहाड़ी पे जो मजदूर काम करता है ना, उसकी लाइफ कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। 200 रुपया कमाने का, 150 रुपया यूज करने का, 30 रुपए की मारने की और सो जाने का, बराबर है। इससे ज्यादा कभी वो मजदूर सोचता नहीं, और वो 20 रुपए भी इसलिए बचाता है ताकि दूसरे दिन बीड़ी का बंडल खरीद सके। तो बिल्कुल ऐसी लाइफ थी, कभी कोई बड़े सपने नहीं, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई बहुत बड़ी चीजें सोची नहीं, कभी कुछ बड़ा नहीं सोचा। इवन एजुकेशन में भी कभी ये नहीं सिखाया गया कि बेटा तुम पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। और हम लोगों को एक ही बात बताई गई थी बचपन से कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बराबर है, तुम अपने हिसाब से देखो। और होता यह है कि जब आपके पास कोई दिशा नहीं होती, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, राइट है, तो आप जिस जिस फ्लो में आप चलते हो ना, वो फ्लो में आप अपने आप बहते रहते हो। तो मुझे किसी ने बोला कि भैया सुबह उठ के न्यूज़पेपर डालने से पैसा मिलता है, मैंने वो डालना शुरू किया। किसी ने बोला पानी पूरी का धंधा अच्छा है, उसमें 200 रुपया रोज कमा लोगे, वो करना शुरू किया। दोस्तों, आपको बताते हुए वो गर्व होता है कि सुबह 4 बजे उठता था न्यूज़पेपर डालने के लिए, घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता था सुबह 4 बजे, वहां से आता था 7 बजे निरमा कंपनी में से, 7:30 बजे निरमा कंपनी में जॉब जाता था, शाम को 5:30 बजे घर पे आता था, और 6 बजे मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था, रात को 12 बजे वहां आता। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करने के बाद में मुझे 4 से 5 हजार रुपये मिलता था, और वो 4-5 हजार रुपये जब मैं मेरे घर पे लेके आता था, 4-5 लाख रुपए के बराबर वो इनकम थी मेरे लिए, राइट है। लोग लोग आज भी इस बिजनेस को क्या समझते क्या नहीं समझते मैं आपको बताता हूँ। पर आज मैं आपको एक बात बहुत छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि जिस व्यक्ति ने, बराबर है, मैं पहले से इस स्लोगन पे काम करता हूँ, और मेरा मूल मंत्र ये है कि अगर आप लोग मोदी केयर में आ जाओगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप लोग मोदी केयर में आ जाओगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, और आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ जाए, राइट है। तो मैंने पहले दिन से मोदी केयर को अपने अंदर लाने के लिए काम करा, राइट है। मतलब हाथ कटे और खून निकले तो उसका ब्लड ग्रुप मोदी केयर पॉजिटिव होना चाहिए, ये सिद्धांत पे काम किया मैंने। तो दोस्तों, सुबह 4 बजे उठ के रात को 12 बजे तक काम करने के बाद में घर पे आता था, 4-5 हजार रुपये महीने की इनकम मिलती थी। और क्योंकि घर में कमाने वाला मैं बड़ा था, क्योंकि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, और पापा का एक्सीडेंट हुआ उस दिन रात को 2 घटनाएं घटी। जिस दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ उस दिन रात को 2 घटनाएं घटी। एक, मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, और दूसरा, 15-16 साल की उम्र में मैं बाप बन गया, राइट। बाप बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपके बच्चे पैदा हो तो आप बाप बनते हो। बाप बनने का मतलब ये होता है जिस दिन आपके शरीर पे, आपके माथे पे जिम्मेदारी का बोझ आ जाए, आप उसी दिन बाप बन जाते हो। मेरी नजर में बाप बनने की डेफिनेशन बच्चा पैदा करना नहीं है। मेरी नजर में बाप बनने की डेफिनेशन जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी उठा ली, अपने कंधों पे सर सर कर ली, राइट है, उस दिन आप बाप बन गए। तो मेरे को उस दिन रात को ये एहसास हो गया कि विजय, आज के बाद जो कुछ भी करना है वो तुझे करना है, राइट है। अब क्या करेंगे? मेरे पापा बेड रेस्ट पे आ गए, 1.5-2 साल तक वो बेड रेस्ट पे रहे। पापा का कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो था नहीं, सब्जी की लारी लगाते थे। तो कभी कोई बड़ा सोच करे कुछ नहीं, जिसने जो बोला वो किया, जिसने जो बोला वो किया, करते 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 काफी साल बीत गए। एक दिन मेरे घर से, मेरे निरमा कंपनी से उतर के, बस से उतर के मैं मेरे घर को जा रहा था, मेरा एक दोस्त मुझे मिला, बोले विजय क्या करता है? हम, इसमें होता क्या पता है आपको, जब आपसे कोई ये पूछे ना कि कैसा चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? अरे बढ़िया चल रहा है। पर जब आपसे कोई पूछे ना कि बढ़िया चल रहा है, तो बोले यार क्या बढ़िया चल रहा है, जाने दे, क्या बताऊं मैं तुझे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे ऐसा ही सवाल किया कि विजय जोरदार चल रहा होगा तेरा तो। मैंने कहा नहीं यार, तेरे को क्या बताऊं, घर में तकलीफ है, पैसों की तकलीफ है, ये है वो है। उसको मैंने मेरी जिंदगी की जितनी भी तकलीफें थी वो मैंने उसको सारी बता दी। दोस्तों, आपको नहीं पता
आपको नहीं पता, आप मुझसे लाख गुना ज्यादा अच्छे हो। उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। आपको नहीं पता पैसों के लिए इतनी तकलीफ उठाई है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये बोलोगे कि मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बराबर है। मुझे आज भी याद है जिस दिन पापा का एक्सीडेंट हुआ था ना, एक भी रिश्तेदार 5 रुपए की मदद करने नहीं आया। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा मार्केट में बहुत इज्जत है, मार्केट में बहुत इज्जत है। राइट है। हमारे गुजराती में कहावत है, नो मनी कैश तो दूर जैन बेस। बराबर। अगर तेरी जेब में पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है। बराबर। तो मुझे समझ में आया कि भाई लाइफ में जो कुछ करना है अपने कंधों पे करना है, अपने दम पे करना है। और इसी चीज को लेकर, इसी मूल मंत्र को लेकर जो मिलता गया काम करता गया। 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर भी डाले, सब्जी भी बेची, पानी पूरी की भी बेची, ये बेचा वो बेचा, सारी चीजें करता रहा क्योंकि घर चलाना था। और आप यकीन मानिए 4-5 हजार रुपए कमाने के बाद में भी जब मैं घर लेकर जाता था वो 4-5 हजार रुपया, उसमें भी पूरा नहीं पड़ता था। क्योंकि जो पैसा, जिन ब्याज वालों को पैसा चुकाना, ब्याज वाले अलग उगरा नहीं कर रहे हैं। राइट है। फीस, स्कूल की फीस भरना। एक बच्चा 9 महीने स्कूल में जाता है सर। एक बच्चा 9 महीने स्कूल में जाता है, 9 से 10 महीने। 9-10 महीने में, बराबर है, वेकेशन का टाइम अगर आप निकाल दो तो 9 से 10 महीने। हम उनमें से थे कि हम स्कूल तो जाते थे, बराबर है, पर फीस ना भरने के कारण टीचर हमें हमेशा बाहर खड़ा रखता था। और हमारे टीचर का एक फेवरेट डायलॉग था कि रास्ता इतना कितना लंबा है कि तुम रोज मुंह उठा के आ जाते हो, तुम्हारे माँ बाप फीस भरने नहीं आते। उस समय समझ नहीं थी हमें। उस समय हमें पता नहीं था कि ये चीजें भी होती हैं। मेरे दोस्त ने बोला क्या करता है, मैंने कहा यार ये करता हूँ। बोले पैसा कमाना है। अब मुझे एक बात बताइए, भूखे आदमी से अगर आप ये पूछेंगे कि भूख लगी है, खाना खाना है, वो क्या बोलेगा? नहीं खाना। आज हम जितने भी लोग मोदी केयर के अंदर काम कर रहे हैं, हमको यही तो बताया गया कि पैसा कमाना है, लाइफ बनानी है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए। मैंने बोला हाँ चाहिए, मिला मिला, दे दे दे। बराबर। और हम सबको यही बताया जाता है कि भैया आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। मेरा दोस्त मेरे को बोल के चल तेरे को एक जगह लेके चलता हूँ। मैं कहा ठीक है चल। वो मेरे को गाड़ी पे बिठा के एक सेमिनार में लेकर गया। सेमिनार में जब मैं पहुंचा, जब सेमिनार में पहुंचा तो वहां पे लोग लाखों करोड़ों की बातें कर रहे थे। मतलब मैं सेमिनार के बिल्कुल पिछले हिस्से में खड़ा था। और वहां पे जितने भी लोग स्टेज पे आ रहे थे, आप लाखों कमाओगे, आप करोड़ों कमाओगे, आप बंगला ले लोगे, आप गाड़ी ले लोगे, आप 4 घंटे पार्ट टाइम में काम करके लाखों कमाओगे। और मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था। मुझे हंसी आ रही थी कि यार ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। यहाँ एक आदमी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे कुत्ते और गधे की तरह मेहनत कर रहा है। वो 4-5 हजार रुपए कमा नहीं पा रहा ढंग से, वो अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर पा रहा। पूरी जिंदगी लगा देता है एक आदमी अपने परिवार की खुशियों के लिए, कुछ करने के लिए। वो अपने परिवार को सरवाइव नहीं कर पा रहा। और कोई आदमी आपसे ये कह रहा है कि 4 घंटे काम करके लाखों कमाओगे। बराबर। तो मेरे मतलब तारे जमीन पे पिक्चर में जैसे वो बच्चे की हालत होती है ना, ऐसी मेरी हालत थी। जैसे ही हम लोग बाहर निकले, मेरे अपलाइन, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कैसा लगा। मैंने कहा जोरदार। बोले कैसा लगा? मैंने कहा जोरदार। बोले करेंगे? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा यहाँ तो सब लाखों करोड़ों कमाने की बात कर रहे, तो 2-4 हजार कमाने की बात हो तो कर, लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे पापा ने बचपन से समझाया बेटा, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता नहीं पूछने का। जिस गांव अगर आपको जाना ना हो, उस गांव का रास्ता नहीं पूछने का। तो बोले यार तू कर लेगा, तू लाखों कमा लेगा। मैंने कहा नहीं कमाना अपने को लाखों, तू 2-3 हजार की बात कर। हमारे बीच में काफी देर तक आर्गुमेंट चली। उसने मुझसे बोला कि तू लाखों कमा लेगा। दोस्त था। मैंने बोला कि तेरे को भरोसा है मैं लाख कमा लूंगा? बोले हाँ विजय मुझे पता है। मैंने कहा पक्का भरोसा है तुझे लाख कमा लूंगा? बोले विजय पक्का भरोसा है तू लाख कमा लेगा। मैंने कहा जिस दिन मैं लाख कमाऊं, 97 तू रख लेना और 3 हजार मुझे दे देना। मेरी हालत उस भिखारी की तरह थी। राइट। एक भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी। एक भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी। सारे भिखारी इकट्ठे हो गए कि अरे वाह यार तुझे तो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, अब तू क्या करेगा? बोला अब मैं इस 1 करोड़ रुपए से भव्य मंदिर बनवाऊंगा। तो सारे भिखारी खुश हो गए कि अरे यार तू तो, हम तो तुझे भिखारी समझते, तू तो धनवान निकला। हम तो तुझे भिखारी समझते थे, तू तो धनवान निकला। बराबर। तू तो बहुत आध्यात्मिक आदमी निकला। बोले कोई आध्यात्मिक और धनवान नहीं हूं मैं इस 1 करोड़ से मंदिर बनवाऊंगा और उस मंदिर के आगे अकेला भीख मांगूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। मतलब अमीरी और गरीबी ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। राइट। उस भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी तो लग गई, और उस 1 करोड़ की लॉटरी लगने के बाद में भी वो रहा मानसिक तो भिखारी। और मैं हमेशा कहता हूं कि रणभूमि में जीतने से पहले आपको मन भूमि में जीतना पड़ता है। अगर आपको रणभूमि को जीतना है तो आपको मन भूमि को जीतना पड़ेगा। अगर आप मन भूमि में जीत गए तो कोई आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता, और आप मन भूमि से हारे हो तो रणभूमि में कोई माइका लाल आपको जिता नहीं सकता। ज्यादातर केसेस में हम मन भूमि में हारे हुए हैं, और ये मन भूमि में हार का कारण ही हमें बाहर की दुनिया को जीतने से रोकता है।
मेरा दोस्त ने मुझे समझाया तू कमा लेगा, तू कमा लेगा, कमा लेगा। मैं उसको जैसे तैसे मैंने कहा चल ठीक है, तेरे को लगता है मैं कमा लूंगा। मैं घर पर आया, घर पे आते ही मेरे पापा से मेरी मुलाकात हुई। मेरे पापा ने पूछा कहाँ गया था? मैंने कहा पापा एक सेमिनार में गया था। और मतलब आप समझिए कि मैं सेमिनार से निकला तो कितना मोटिवेट होऊंगा। जैसे मैंने मेरे पापा को बोला, मेरे कहा पापा एक सेमिनार में गया था और सेमिनार, पापा अपने दुख के दिन चले गए अब तो। मेरे पापा ने बोला पागल हो गया है क्या? मेरे पापा ने उस दिन पहली बार मुझे 10-15 मिनट ध्यान से देखा और मुझसे बोला पागल हो गया है क्या, इतने दिन में तो गए नहीं। मैंने कहा पापा एक जबरदस्त बिजनेस देख कर आया हूँ और वहां पे इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मैंने कहा पापा अपने अपने जीत जाएंगे, अपने ये बिजनेस कर लेंगे। और मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट करते हुए इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। मैं आपको बताता हूँ, आपके घर वालों ने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा। बोले बेटा हमको कोई करोड़पति बनना नहीं है और ऐसा कोई धंधा करना नहीं है। उस दिन मुझे पहली बार ये समझ में आया कि आपके बारे में या आपके किसी भी नए काम के बारे में, बराबर, सबसे पहला विरोध का अगर स्वर उठेगा तो वो आपके घर से उठेगा। मैंने मेरे पापा को बहुत समझाया कि पापा आप देख तो लीजिए, आप समझ तो लीजिए, बिजनेस है, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत बढ़िया है। बोले मेरे पापा हमेशा मेरे को बोलते थे कि बेटा हमारी इज्जत चली जाएगी, बेटा हमारी इज्जत चली जाएगी। मैं बोलता हूँ कि पापा जो चीज है नहीं उसकी चिंता क्यों करनी। एक गरीब आदमी को हमेशा इस बात का भ्रम रहता है कि उसकी मार्केट में बहुत इज्जत है, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरी अरे भैया किसी दोस्त को 10,000 रुपए के लिए फोन करो ना तो बोलता है अरे यार कल किया होता तो। मैंने कल ही किसी को दे दिए, अब भैया जरूरत आज है तो मैं तेरे को कल फोन क्यों करूं। मेरे पापा को बहुत समझाया, नहीं माने। और आखिर में उन कहते हैं जैसे ब्रह्मास्त्र एक हथियार होता है ना, ऐसे उसी तरीके से इमोशनल हथियार सबसे बड़ा होता है परिवार के पास में। और उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई कि हाथी को रिक्शे में बिठाना और घर वालों को समझाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब आप घर वालों को नहीं समझा सकते क्योंकि आखिर में वो यही बोलते हैं कि तू मेरा बाप नहीं है, मैं तेरा बाप हूँ। तूने मुझे पैदा नहीं किया, मैंने तुझे पैदा किया है, बराबर है, और तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। और इस चीज का जवाब आप नहीं दे सकते। मेरे पापा को काफी समझाया, नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने। आखिर में मेरे पापा ने ऐसे दो उंगली करी और मेरे को बोला कि अगर मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं, और बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं। दोस्त उस दिन मुझे समझ में आया कि कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है, जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए, जिंदगी में कुछ लेना है तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं उस दिन अपने बाहर की दुनिया को जीतने से पहले मैंने मन भूमि की दुनिया को जीतना चाहा। और उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि कल को अगर इस परिवार की खुशी के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, राइट है, इन पापा के लिए मुझे कहीं से पैसा लाना पड़ेगा, राइट है, तो कोई रिश्तेदार देने नहीं आएगा। पर अगर मैंने मोदी केयर कर लिया तो मैं और मेरी 7 पीढ़ियों को पैसे के लिए देखना नहीं पड़ेगा। ये विश्वास उस दिन ही मेरे अंदर आया। और कहते हैं रणभूमि में जीतने से पहले मनभूमि में जीतना पड़ता है। और मैंने 1 सेकंड में डिसीजन लिया कि मैं मोदी केयर करूंगा। मेरे पापा ने बोला कि आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। दोस्तों हम आलू प्याज खरीदने जाते हैं ना तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। आलू प्याज खरीदने जाते हैं तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं तो सफलता का संकल्प लेके निकला था, मुझे भी तो कीमत चुकानी पड़ती। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं मोदी केयर को चुनूंगा। मेरे पापा ने बोला आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। सर मुझे नहीं पता आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आप क्या कीमत चुकाओगे क्या नहीं चुकाओगे, कितनी बड़ी मुसीबत देखोगे नहीं देखोगे, मुझे नहीं पता। 1.5 साल तक मेरे और मेरे पापा ने बात नहीं की, बीच नहीं हुआ हमारे। अगर मैं घर में घुसूंगा तो वो घर से निकल जाएंगे, वो घर में घुसेंगे तो मैं घर से निकल जाऊंगा। तो सुबह उठा, मम्मी को बोला कि मम्मी पापा से ऐसी ऐसी बात हो गई रात को, राइट है, तो आप तो मेरा सपोर्ट करो। तो मम्मी ने बोला कि बेटा वो तेरे पापा है, वो तेरा बुरा नहीं चाहेंगे। मैं कहा यही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरा बुरा नहीं चाह रहे, पर वो ये समझ भी नहीं पा रहे कि ये बिजनेस क्या है। वो लोगों के ओपिनियन पे चल रहे हैं, लोगों ने बोला कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है, वो लोगों के ओपिनियन पे चल रहे हैं। उन्होंने मेरे से नहीं समझा या इस बिजनेस को प्रॉपर नहीं समझा। पर मम्मी तू एक काम कर, तो मुझे 5 साल दे दे, 5 साल, 5 साल ये सोच लेना तुम्हारा लड़का दुबई गया है, राइट है, कमाने गया पैसा, 5 साल दे दे। 5 साल तक ये मत पूछना कि बेटा तू घर पे आ रहा है या नहीं आ रहा, खाना खाया कि नहीं खाया, सोया कि नहीं सोया, कपड़े पहने नहीं पहने। 5 साल मत पूछना, 5 साल दे दे मुझे मेरा कैरियर बनाने के लिए। अगर 5 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं वादा करता हूँ मम्मी मैं पूरी जिंदगी वो करूंगा जो आप मुझसे कहेंगे।
मुझे आज भी समझ में नहीं आता लोग 5 दिन, 5 महीने और 5-7 महीने में ये कैसे डिसीजन ले लेते हैं, या 5-7 लोगों से मिलने के बाद ये कैसे निर्णय कर लेते हैं, यार ये बिजनेस नहीं चल रहा, या बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया 5 साल लगेंगे इस बिजनेस में आपको, 5 साल। पहले साल आप गलतियां करोगे क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, तो पहले साल तो आप भयंकर गलतियां करोगे। दूसरे साल आपको ये पता चलेगा कि कौन सी गलतियां नहीं करनी, राइट। और तीसरे साल से आप उन गलतियों से बच के सीखना शुरू करोगे। सीखने के बाद में आप आगे बढ़ोगे, आपको एक्सपीरियंस आएगा और आपका एक्सपीरियंस आपको सफलता तक ले जाएगा। ये 5 साल, और 5 साल मैंने मेरे माँ बाप से मांगे। 5 साल यानी 9 जनवरी 2016 को मैंने मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया। मैं मेरे अपलाइन के पास गया और मैंने उससे कहा कि दोस्त तू मुझे सपोर्ट करेगा ना? तो बोले विजय मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा देख तेरे भरोसे मैंने माँ बाप से भी दुश्मनी ले ली, और आप यकीन मानिए जब मैंने मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे मेरे घर वालों ने मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया। मतलब आप ये समझ लीजिए मेरी हालत ऐसी थी कि ना मेरे पास दोस्त थे, ना मेरे पास सर्कल था। अगर किसी रिश्तेदार या किसी जान पहचान वाले को डेमो बताने भी जाता था मैं, तो लोग बोलते थे तेरे घर में खाने के वांदे हैं, तू हमको बताएगा लाखों कैसे कमाते हैं? तेरे घर में खाने की तकलीफ है, तू हमें समझाएगा लाखों कैसे कमाते हैं? कोई सुनने को, अरे देखना तो छोड़ो, सुनने को तैयार नहीं था। सर उपवास, इतना उपवास उठाया है कि लोग अपने घर से, गेट से भगा दिया करते थे। डेमो देखने की बात तो छोड़ो, सुनने को तैयार नहीं था कोई। आप तो नसीब वाले हो, कम से कम आपको कोई घर में बिठा तो रहा है, कम से कम आपके पास ढंग से पहनने को कपड़े तो हैं, कम से कम आप बोलना तो जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। मेरा अपलाइन के पास आया, मैंने कहा यार तू मुझे सपोर्ट करेगा? बोले विजय सपोर्ट करूंगा। उस समय स्पॉन्सर थे वो मेरे, राइट। 3 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में मेरा पहला चेक आया, और वो चेक भी कैसा आया मैं आपको बताता हूँ। मेरा अपलाइन से मैंने कहा कि तू मुझे सपोर्ट करेगा? बोले विजय मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा थैंक यू। उसने 2-4 दिन मुझे साथ में रखा। फिर मैंने एक जगह एक डेमो स्टेशन सेट किया, और मैंने उससे कहा कि भैया कल शाम को 4 बजे एक डेमो है, तुझे आ जाना है। तो बोले विजय मैं आ जाऊंगा, राइट है। तो मैंने कहा यार, तो उसने मुझसे फोन करके कहा कि एक काम कर, डेमो किट ले जाना। मैंने कहा वो क्या होता है? तो बोले यार वो जिसमें मैं डेमो करता हूँ ना। तो मैंने कहा हाँ, वो तेरा जो बैग बनाता रखा है उसमें जो सब रखा है? बोले हाँ वो। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसे डेमो किट कहते हैं। तो बोले तू ले जाना उसे, मैं डायरेक्ट पहुंचूंगा। मतलब मेरा प्लान मुझसे ये कहा था कि मैं डायरेक्ट वहां पहुंच जाऊंगा, तो चले जाना पहले। मैं 4 बजे पहुंच गया, वहां पे 8-10 लेडीज आके बैठ गई। मैंने डेमोस्ट्रेशन का टेबल सजाया, और मैंने मेरे प्लान को फोन किया उस समय। मैंने कहा सर कहाँ रह गए? तो बोले विजय मेरे को टाइम लगेगा, 15-20 मिनट में आता हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 15 से 20 मिनट से फिर आधा घंटा हुआ, मैंने फोन किया सर कहाँ रह गए? बोले विजय मेरे को और 15-20 मिनट लगेगा, मैं आ रहा हूँ। अब होता क्या पता है, जब आप एक ऐसे ट्रेडिशनल मार्केट से चल के आते हो ना, वहां पे आपकी एक मेंटेलिटी होती है डिपेंडेंसी की, लोगों पे डिपेंड रहने की, बराबर है। मैं वहां से आया, मैंने अपलाइन, मैंने डेमोस्ट्रेशन सेट किया। अब वो अपलाइन आया नहीं, अब मुझे गुस्सा आने लगा अंदर। एक तो मुझे आता नहीं था, राइट है, मेरा अपलाइन आया नहीं, मैं उस टाइम पे डेमो करने के लिए। और इतना गुस्सा आने लगा कि 8-10 लेडीज थी, अब वो 2-3 लेडीज रह गई, बाकी की लेडीज चली गई। क्या आए तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे, राइट। अब मेरा प्लान को मैंने फोन किया, मैंने कहा कहाँ है? तो बोला और आधा घंटा। अब 4 बजे के डेमो का 5 बज गया। मैं 1 घंटे तक मेरे प्लान का वेट करता रहा, वो नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। मुझे आखिर में इतना गुस्सा आया, पर जो लेडीज ने मुझे डेमो करने बुलाया था उसने बोला विजय भाई जो आता है वैसा कर दो ना आप। तो मैंने 2 ग्लास लिए, दोनों में पानी डाला, और दोनों में, एक में स्टेरिक्लिन एक में लाइजोल डाला, और मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं थी, मुझे पता था कि डेमो आता है या नहीं आता है, राइट है। और उजाला डालना मैं भूल गया। फिर भी लोगों ने ताली बजाई, और 2 स्टेरिक्लिन के ऑर्डर मुझे दिए। जैसे ही वो स्टेरिक्लिन के ऑर्डर मिले, मैं लेकर नीचे आया। मैंने डिसीजन ले लिया कि अब करना ही नहीं है, तो फालतू के काम है सारे। मैं नीचे लेकर गया, जैसे ही थोड़ा सा आगे गया, एक चाय की टपरी पे मेरा जो उस समय अपलाइन थे वो चाय पी रहे थे। आप सोच के देखो, आपको जिस आदमी पे गुस्सा आ रहा हो, खुन्नस आ रही हो, वो आपको सामने मिल जाए तो क्या होगा? तो मैं गया उसके पास, मैंने डेमो किट का बैग था, मैंने कहा पकड़ तेरी लंका, तुम लोग बेवकूफ बनाते हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा है नहीं, तुम हमारे जैसों को ऐसा वैसा। और जितनी मुझे आती थी मैंने 15-20 मिनट उसको सारी सुना दी, राइट है। मेरे अपलाइन ने मुझसे 2 सवाल पूछे, और ये 2 सवालों ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। सवाल नंबर 1, चाय पिएगा? अब हूं मैं बनिया, तो मैंने कहा हाँ ला चाय पिला। चाय का ग्लास उसने मुझे हाथ में दिया, और उसने जो दूसरा सवाल पूछा, इस दूसरे सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। और उसने बोला कि विजय, अगर आज मैं तेरा डेमो करने आता तो क्या तू डेमो करता?
मैंने कहा नहीं करता। बोले मैं इसीलिए नहीं आया, मैं इसीलिए नहीं आया, मैं नीचे ही खड़ा था और मैं चाहता था कि आज तू ही डेमो करे। और सर उस दिन मुझे याद आया कि मैं न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां तो कोई अपलाइन नहीं था। मैं पानी पूरी खिलाने जाता था, वहां तो कोई अपलाइन नहीं था। मैं निरमा कंपनी में जॉब जाता था, वहां तो कोई अपलाइन नहीं था। ये बिजनेस मेरा है, पैसा मेरे को कमाना है, आगे मेरे को बढ़ना है, सफलता मेरे को चाहिए, परिवार को सुखी मेरे को करना है, जिंदगी का हर सुख मुझे पाना है, तो मेहनत भी मुझे करनी पड़ेगी। और उस दिन मुझे समझ में आया कि अपलाइन का यूज और अपलाइन का यूटिलाइज, इन दोनों में क्या फर्क है। अपलाइन का यूज यानी मेरे प्रोस्पेक्ट को तुम प्लान समझाओ, मेरे प्रोस्पेक्ट को तुम डेमो बताओ, मेरे सेमिनार में तुम आओ, मेरे से मेरे ये काम तुम करो, तुम करो, तुम करो। और यूटिलाइज का मतलब है कि सर मुझे सिखाइए ये काम कैसे होता है, सर मुझे सिखाइए डेमो कैसे होता है, सर सिखाइए मैजिक कॉर्नर कैसे बनता है, सर सिखाइए एफएसपी का क्लोजिंग कैसे होता है, सर बताइए ड्रीम बोर्ड कैसे बनता है। और उस दिन मैंने समझा, और एक चीज जो उस दिन से मैंने मेरी जिंदगी का मूल मंत्र बनाया, वो मूल मंत्र है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। और ये बात उस दिन मेरे दिमाग में मैंने गरम सलाखों से लिख दी कि बिजनेस मेरा है, पैसा मेरे को कमाना है, आगे मेरे को बढ़ना है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मेरा मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस। राइट। और आप यकीन मानिए 9 जनवरी 2016 से लेकर आज 5.5 साल हो गए। 5.5 सालों में आज तक एक भी डेमो मैंने मेरी अपलाइन से नहीं करवाया, एक भी प्लान मैंने अपने अपलाइन से नहीं करवाया। मैं उनके पास गया, सीखा और खुद काम किया। सर 167 रुपए का चेक आया था पहला, 3 महीने के बाद में 167 रुपीज का पहला चेक आया था 3 महीने के बाद में। और वो 3 महीने के बाद में जब वो चेक आया ना, मैं पागलों की तरह खुश था। मैं इतना खुश था, इतना खुश था, इतना खुश था जिसकी कोई सीमा नहीं। मैंने मेरे घर पे फोन लगाया कि मम्मी आज तो खीर बनाओ खाने में। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा चेक आया। तो मम्मी खुश हो गई, मैं भी खुश था। मैं घर पहुंचा, शाम को हम खीर खाने बैठे। राइट। मेरी मम्मी ने पूछा कितने का चेक आया, मैंने कहा 167 रुपए का। बोले तू पागल हो गया है क्या बेवकूफ, 200 रुपया खीर बनाने के लिए खर्चा कर दिया और तू 167 का चेक लेके आया। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी खुशी मनाओ, लोग बोलते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, 167 आया मतलब पैसा आता है। लोग बोलते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, 167 आया मतलब पैसा आता है, और खुशी मनाओ इस बात को लेकर। और आप यकीन मानिए मैं इतना खुश था। मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी के घर में खुशखबरी आने वाली हो और डॉक्टर ने कंफर्म किया शी इज प्रेग्नेंट, तो आप घर पे आके क्या बोलते हो, नहीं नहीं नहीं, बच्चा भी पैदा थोड़ी हुआ है, पैदा होने के बाद 9 महीने के बाद ही खुशियां मनाएंगे। नहीं, आप पहले दिन से कह रहे हो, लग जाते हो, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, परिवार में खुशी का माहौल आ जाता है, क्योंकि वो किलकारी जो 9 महीने बाद आपके घर में गूंजने वाली है, वो आपके कानों में उसी दिन गूंजने लग जाती है जिस दिन रिपोर्ट में ही आ जाता है कि शी इज प्रेग्नेंट। उसके बाद में बेटा तू ये उठा, ये मत उठा, ये का वो खा। राइट है, ज्यादा ज्यादा उसकी केयर करने लगते हैं, करने लगते हैं कि नहीं लगते हैं, करने लगते हैं। और बीच बीच में अगर प्रसव पीड़ा होती है, मतलब दर्द होता है, तो हम डॉक्टर के पास ले जाके बताते कि सर चेक कीजिए सब कुछ बराबर तो है, कुशल मंगल तो है, बच्चा पैदा नहीं हुआ, पर उसकी खुशी आप 9 महीने पहले मना लेते हो। उसी दिन जिस दिन 167 का चेक आया, मैं समझ गया शी इज प्रेग्नेंट। अब तो सिर्फ 9 महीने की राह देखनी है। और आपको बताते हुए खुशी होती है कि 9 जनवरी 2016 को बिजनेस स्टार्ट किया 167 के चेक से। आज जो हाईएस्ट चेक मैंने लिया है वो है 6,42,859 रुपए का। 6.25 लाख रुपए के आसपास की इनकम मोदी केयर से हाईएस्ट पे आउट में ली है। सोच के देखिए आप, 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए, 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था मैंने, गैस का सिलेंडर। 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए पहली गाड़ी खरीदी ग्रैंड आई10, दूसरी गाड़ी खरीदी 12.5 लाख रुपए की एस क्रॉस, और अभी आप लोगों के आशीर्वाद से जो तीसरी कार है मेरे पास वो है 22 लाख रुपए की एमजी हेक्टर टॉप मॉडल। सोच कर देखिए आप, जब पहली गाड़ी खरीदी मैंने तो मेरे पापा तो मुझसे बात करते नहीं थे उस समय। राइट। तो मैं गया शोरूम में, जाके मैंने पूछा कि भैया गाड़ी खरीदनी है, बराबर। तो उनको लगा ये नौकरी मांगने आया है, टाइम पास करने आया है। तो उसने बोला, और जैसे हमारी टीम में कोई नया नया जुड़ता है तो हम नहीं बोलते कि तू डेमो कर मैं देखता हूँ। तो मेरे को बोला गया कि तू सामने जाके उस सोफे पे बैठ जा, कोई आता है हम बेचते हैं। एक आदमी आया, उसने पूछा मुझसे सर क्या चाहिए आपको। मैंने कहा गाड़ी खरीदनी है। बोला कितना, मतलब आपका बजट कितना है।
अब ये जो बजट है ना, ये इंग्लिश में सुनने में अच्छा लगता है बराबर, पर अगर आपका शुद्ध हिंदी में अगर इसे रूपांतरित किया जाए तो इसका मतलब होता है आपकी औकात कितनी है, आपका बजट कितना है, मतलब आपकी औकात कितनी है। आप सोच के देखिए, एक 15,000 रुपए की नौकरी करने वाला, एक 20,000 रुपए की नौकरी करने वाला सेल्समैन मुझसे मेरे मुंह पे मेरी औकात पूछ रहा है, और ये औकात उस दिन नहीं पूछी गई थी। ये औकात हर बार पूछी जाती है जब आप चप्पल खरीदने जाते हो, आप एप्पल खरीदने जाते हो, आप शर्ट खरीदने जाते हो, या आपकी कोई भी जरूरत का सामान आप खरीदने जाते हो, तो आपसे ये बात पूछी जाती है कि सर आपका बजट कितना है, यानी आपकी औकात कितनी है। और आप यकीन मानिए, दिल पे लगी ये बात मेरे। मैंने उससे बोला कि ग्रैंड आई10 टॉप मॉडल की कीमत कितनी, बोला 7.5 लाख रुपया। मैंने बैग में से चेक बुक निकाली, चेक साइन करके दे दिया। उसका तीसरा सवाल था कि विजय भाई करते क्या हो। मैंने कहा पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी तुझे। पूछ मत वरना नौकरी छोड़नी पड़ेगी। डिलीवरी का समय आया, मेरे पापा को मैंने बुलाया, बराबर है। और जब मेरे पापा को चाबी दी जा रही थी, कार की चाबी दी जा रही थी, उनके चेहरे पे स्माइल थी, चेहरे पे स्माइल थी, आंखों में आंसू थे, और 36 की छाती 72 की हो गई थी। 36 की छाती 72 की हो गई थी, राइट। और उस दिन मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि विजय अग्रवाल, तेरा मोदी केयर करना वसूल हो गया। सर, लोग श्राद्ध पक्ष मनाते हैं, माँ बाप को या बुजुर्गों को खाना खिलाते हैं, मतलब कौवे और कुत्ते को खाना खिलाते हैं। मुझे नहीं पता कि उस कुत्ते और कौवे को खाना खिलाया हुआ मेरे माँ बाप या मेरे पूर्वजों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। पर अगर मोदी केयर करने से 3 से 5 साल में अगर धरती पे स्वर्ग मिल सकता है मेरे माँ बाप को, तो सौगंध भवानी की, मैं मर मर के मोदी केयर करने को तैयार हूँ। और यही माइंडसेट है मेरा, यही माइंडसेट है मेरा। आज 5 सालों के अंदर, 5.5 सालों के अंदर 167 रुपए से जर्नी स्टार्ट की थी, 6.5 पौने 7 लाख रुपए के चेक तक पहुंचा। 167 रुपए से स्टार्ट की थी, बराबर, मोदी केयर जिसमें 1 रुपए की लागत नहीं लगाई थी मैंने, बराबर है। उससे अब तक करीब करीब 1,55,00,000 रुपया मैं मोदी केयर से कमा चुका हूँ। 1,55,00,000 रुपया, 1,55,00,000 रुपया। 8 से ज्यादा विदेश यात्राएं, 8 से ज्यादा विदेश यात्राएं मोदी केयर के माध्यम से कर चुका हूं। मैं वही लड़का हूं जो 300 रुपया भर के कभी पिकनिक में नहीं गया स्कूल के, बराबर है। मैं वही लड़का हूं जो 8 देशों की यात्रा कर चुका हूं। और बड़ी बात ये नहीं है कि मैं कितना पैसा कमा चुका हूं या मैं कितना लोगों को ले चुका हूं, बड़ी बात ये है कि आज मेरी टीम से 250 से ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप ले चुका हूं, 40 से ज्यादा कार आ चुकी है टीम में, 30 से ज्यादा लोग ऐसे जो 1 लाख प्लस की इनकम पे पहुंचे हैं, राइट है। और खुशी की बात है, पूरे हिंदुस्तान के 16 स्टेट में टीम है, जिसको गली के 2 लोग जिसको सुनने को तैयार नहीं थे, आज उसकी टीम पूरे 16 स्टेट में पहुंच गई। सोच कर देखिए, सोच कर देखिए। अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि रणभूमि में जीतने से पहले आपको मन भूमि में जीतना है, और मन भूमि में जीत गए तो रणभूमि में कोई हालत में आपको हरा नहीं सकता। हम जब किसी को प्लान, और आपको पता है मैं शुरुआत में फेल क्यों हुआ, क्योंकि हमारे बिजनेस में यह सिखाया जाता है कि आप जो है अपलाइन की सुनिए, अपलाइन को फॉलो कीजिए। पर क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट से यानी बाहर की दुनिया से आते हैं, बराबर है, तो हम लोगों का बिलीफ अपलाइन पे और कंपनी पे तो होता ही नहीं है। अपलाइन बोलती है लिस्ट बनाओ, हम बोलते हैं सर बना रखी है 15-20 लोगों की। सर ने बोला कि ज्यादा की लिस्ट बनाओ, क्योंकि हम होशियार है। हम क्या है, होशियार है, बुद्धिमान। और बुद्धिमान लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। इस दुनिया का सिद्धांत है, इस दुनिया का, जो मैं, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में, इस पूरे संसार में एक बात बहुत पक्की है, अगर आपको सफलता चाहिए तो, कि सरस्वती माता को निमंत्रण भेजो। अगर आपको लक्ष्मी को घर पे बुलाना है, अगर आपको लक्ष्मी माता को घर पे बुलाना है, राइट, तो सरस्वती माता को इनविटेशन भेजो, निमंत्रण भेजो। सरस्वती माता को निमंत्रण भेजोगे, लक्ष्मी जी आपके घर पे आएगी। सरस्वती माता को इनविटेशन भेजोगे, निमंत्रण भेजोगे, लक्ष्मी जी आपके घर पे आएगी। पर लक्ष्मी जी घर पे तभी आएगी क्योंकि लक्ष्मी जी को आने के लिए वाहन की जरूरत पड़ेगी, और वाहन क्या है लक्ष्मी माता का? उल्लू। तो मुझे ये समझ में आया कि विजय अग्रवाल तो उल्लू बनेगा तो लक्ष्मी तुझ पे विराजमान हो जाएगी। और ये इस दुनिया का सिद्धांत है, इस दुनिया का सिद्धांत है कि बुद्धिमान कभी बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाया। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन था? सारे लोग जानते हैं, बीरबल। यस और नो? अकबर और बीरबल में से बुद्धिमान कौन था? बीरबल। पर राजा कौन था? अकबर। दोस्तों,
ये दुनिया का सिद्धांत है। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने भी सफल लोग हुए हैं, वो बुद्धिमान नहीं थे, बराबर है, पर उनकी नीति, उनकी नीयत और उनके कर्मठ के कारण इतने बड़े थे कि उनको उनकी सफलता, राइट है, उनके घर पे कदम चूमती हुई आई। कहावत है, एक संस्कृत में श्लोक है कि या शिवा कर्मो ही धरे शुभ कर्मन पे कबू न डरू जब जाए लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करूं। जब आप सही कर्म करने के लिए सिद्धांतवादी हो जाते हैं, आपकी नीति, आपकी नियत और आपकी प्रतिष्ठा और आपका आत्मसमर्पण जब किसी व्यक्ति के पास हो जाता है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये बिजनेस में बिलीफ सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और बिलीफ सिस्टम ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपके माइंड सेट के बैरियर को तोड़ेगा। अरे आप गरीब है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अमीर है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास गाड़ी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एजुकेशन अच्छा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बैकग्राउंड से आते ये फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पहनने को कपड़े हैं या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास लिस्ट है या नहीं है लोगों की, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके बिलीफ सिस्टम से, क्योंकि ये मायने नहीं लगता कि आप कहाँ से आते हैं, आप गरीब है अमीर है सुखी है दुखी है, आपके पास घर गाड़ी घोड़ा कुछ है या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने एक ही चीज रखती है कि आपको जाना कहाँ पे है। और मैंने इस बात को सुनिश्चित किया था पहले दिन से अपने बिलीफ सिस्टम से कि मुझे जाना कहाँ पे है। मैंने बोला कि अगर इस दुनिया में एक आदमी ने भी मोदी केयर से 1 रुपया कमाया होगा तो सौगंध से मैं भी 1 रुपया कमा लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बिलीफ सिस्टम ही मुझे यहाँ तक लेकर आया। और दोस्तों बिलीफ सिस्टम कैसा होता है, ये कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक गांव में एक अम्मा जी थी, 70-80 साल की अम्मा जी थी। अब 70-80 साल की अम्मा जी क्या करेगी, बूढ़ी अम्मा भगवान के भजन पूजन करती थी। उस गांव में एक बार एक साधु आए अम्मा जी से मिले, और अम्मा जी मतलब मंदिर में थे, तो अम्मा जी ने उस साधु को गुरु बना लिया। अब अम्मा जी उनकी सेवा पूजा करने लगी। अचानक एक दिन साधु ने कहा कि मैं तो संत हूँ, सन्यासी हूँ, वैरागी हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है। मैं तो संत हूँ, सन्यासी हूँ, वैरागी हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है। अम्मा जी ने कहा, राइट, तो अम्मा जी ने कहा कि मैंने आपको गुरु बनाया है, मैं तो आपके साथ आऊंगी। सारे लोगों ने समझाया अम्मा जी को कि ये तो पॉसिबल नहीं है, आप नहीं जा सकती उनके साथ, राइट है, क्योंकि वो तो सन्यासी है, वो तो जंगल जंगल भटकेंगे। बोले वो जंगल जंगल भटकेंगे तो भी वो मेरे गुरु है, मैंने उनको गुरु बनाया है, मैं उनके साथ जाऊंगी, वही मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। अम्मा जी को गांव वालों ने समझाया नहीं मानी, बच्चों ने समझाया नहीं मानी, गुरुजी ने समझाया नहीं मानी, और आखिर में ये फैसला हुआ कि अम्मा जी जो है गुरुजी के साथ जाएंगी। जैसे ही अम्मा जी गुरुजी के साथ जाने को निकली, उनको ये विचार आया मन में कि शायद कुछ पैसा, कुछ धन दौलत ले लेती हूँ, राइट, शायद कहीं पे अगर भिक्षा नहीं मिली तो कम से कम मैं मेरे गुरुजी को, कम से कम मैं मेरे गुरुजी का भरण पोषण तो कर पाऊंगी। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ गहने और कुछ पैसे बचाए थे, वो उन्होंने एक पोटरी में बना के साथ में ले लिए। अब गुरुजी को पता चल गया कि इसके पास पैसा है। गुरुजी सोच रहा है कि कैसे मैं इससे पीछे छुड़ाऊं, कैसे इससे पोटरी ले लूं और कैसे चला जाऊं। जंगल में के रास्ते से गुजरते समय वहां पे कुआं आया। अम्मा जी से गुरुजी ने कहा कि जाइए अम्मा जी, इस कुएं में से पानी भर लाइए। अम्मा जी जैसे ही कुएं में से पानी भरने गई, गुरुजी ने उसको धक्का मार दिया। क्योंकि कुएं में पानी कम था तो अम्मा जी बच गई, क्योंकि कुएं में पानी कम था तो अम्मा जी बच गई। अब अम्मा जी सोच रही है कुएं में कि लगता है जंगल में लुटेरे आ गए और इन्होंने मेरा जो है पैसा लूट लिया, मेरे गुरुजी को मार दिया और मुझे कुएं में धक्का मार दिया। गुरुजी बाहर ये सोच रहा है कि अच्छा है भला छूटी, बरा अब मैं अपना और काम करूंगा, राइट। और ये सारी की सारी घटना देख रहा था वो परम पिता परमेश्वर। वो एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया, उसने गुरुजी को पकड़ के बांध दिया, उससे पैसा छीन लिया और अम्मा जी को बाहर निकाला। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई कुएं में से, अम्मा जी ने कहा मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरे गुरुजी कहाँ है। बकरी वाले ने कहा कि ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा। अरे बोले तू झूठा है, ये मेरा गुरु है, मैंने इसको गुरु बनाया है और मैं इसको गुरु मानती हूँ, बराबर है। तो बकरी वाले ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने देखा है अम्मा जी, इसने तुम्हें धक्का मारा और तुम्हारा पैसा लेके जा रहा था, मैंने देखा है। तो अम्मा जी ने कहा कि नहीं तू झूठा है, ये मेरा गुरु है, मैंने इसे गुरु बनाया है, ये मेरा गुरु है और तू इसके बारे में ऐसा मत बोल। तो आप ईश्वर अपने रूप में आते हैं साक्षात कि देख मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, मैं कह रहा हूं कि इसने तुझे धक्का मारा। बोले अम्मा जी ने कहा कि तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, फिर भी ये मेरा गुरु है, पूरी जिंदगी मैंने तेरी सेवा पूजा की, कभी तूने दर्शन नहीं दिए, आज इस गुरु की वजह से तू दर्शन देने तो आया, यही मेरा गुरु है। इसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम, इसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम। और यही बिलीफ सिस्टम आपको अपनी सफलता की ओर आगे लेकर जाएगा। बिलीफ होना चाहिए आपकी अपलाइन के द्वारा कही गई हर बात पे।
एक माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं कर सकते, बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो, एक माँ बाप चाहते हुए भी उस बच्चे का बुरा नहीं कर सकते। उसी तरीके से मुझे एक बात पक्का है कि मेरी अपलाइन में आपकी अपलाइन कभी आपका बुरा नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपका बुरा नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रगति की ओर लेकर जाती है। हो सकता है कभी वो कटु वाक्यों का उपयोग करे, कभी समझाने के लिए कुछ कह दे, राइट है, पर मुझे इतना समझ में आता है, मेरे माँ बाप अगर मेरे लिए कहते हैं तो मैं उसका अनुसरण करूंगा, और सेम जब मेरी अपलाइन मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उसका अनुसरण करूंगा। मेरी अपलाइन ने कहा बेटा लिस्ट बनाओ, मैंने लिस्ट बनाई। किस मेरा अपलाइन ने कहा मैजिक कॉर्नर बनाओ बेटा, मैंने मैजिक कॉर्नर बनाया। अपलाइन ने कहा भी डेमो किट बनाओ, मैंने डेमो किट बनाई। अपलाइन ने कहा अपना ड्रीम बोर्ड बनाओ, मैंने ड्रीम बोर्ड बनाया। अपलाइन ने कहा बेटा रोज 5 डेमो करने की आदत लगाओ, मैंने लगाई। अपलाइन ने कहा बेटा रोज ऑडियो वीडियो जूम मीटिंग्स और ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को अटेंड करो, मैंने किया। उन्होंने बोला लर्निंग करो, नोट बनाओ, मैंने बनाई। उन्होंने कहा कि भैया रोज का काम करने की आदत लगाओ, मैंने लगाई। और ये करते 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 मैं नहीं कहता मैं सफल हो गया, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि पता नहीं क्यों आज मेरे घर में पहले जहाँ पे दुख तकलीफों का वास था, आज वहां पे खुशियों का वास है। पहले जहाँ पे पहले हमारे घर में रोज ककराट होता था, मतलब रोज झगड़ा होता था। जिस दिन से हमारे घर में फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, हमारे घर में चेहरे पे स्माइल आ गई सबके, बराबर है। जिस दिन से व्हाइट पल सोप से नहाना शुरू किया है, हमारा फ्यूचर ब्राइट हो गया, राइट है। और जिस दिन से हमने मोदी केयर का डीओ लगाया, हमारे जीवन में खुशबू ही खुशबू आ गई। इतने जबरदस्त प्रोडक्टों को लेकर अगर मेरी अपलाइन मुझसे मेरे साथ सपोर्ट करने को तैयार है तो मैं इस काम को मर मर के करूंगा। और कौन सा रिश्तेदार और कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है? अरे दुनिया में तोड़ने वाले आपको हजारों बैठे हैं, जोड़ने वाले कहाँ हैं? और इसीलिए मुझे मेरी अपलाइन पर पूरा भरोसा है, और इसी भरोसे के साथ में मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और आज 5.5 सालों के अंदर मैं नहीं कहता मैं सफलता पाई है, पर हाँ मैं सफलता के रास्ते पर अग्रसर जरूर होता चला जा रहा हूँ। आज की तारीख में ये बिजनेस से इतना कुछ मिला है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि आप समझिए, जो चॉकलेट मैंने खाई है वो चॉकलेट का टेस्ट मैं आपको नहीं बता सकता, पर अगर आपको इस चॉकलेट का टेस्ट चाहिए तो आप खुद इसे खाकर टेस्ट कीजिए। और इसके लिए आपको पूरे विश्वास, पूरे आत्मसमर्पण के साथ मोदी केयर में आना नहीं है, मोदी केयर को अपने अंदर लाना है। मैंने कहा था आपसे कि अगर आप लोग मोदी केयर में आए हो तो आप जिंदगी में कभी कोई बड़ा काम और बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, बड़ी सफलता नहीं पा सकते, बराबर है। और जिस दिन आपके अंदर मोदी केयर आ जाएगा, उस दिन वो सफलता को पाने से कोई आपको रोक नहीं सकेगा। आप सोच कर देखिए बिजनेस की ताकत क्या है। लोग बार बार में नेगेटिव हो जाते हैं, बार बार में, मुझे आज भी नहीं समझ में आता कि नेगेटिव होने जैसा है क्या। अरे कौन सा लाखों करोड़ों लगा दिया भैया, मैं कैसे नेगेटिव हो जाता? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सपने मेरे, पैसा मेरे को कमाना है और बात मैं लोगों की सुनूंगा? आप सोच कर तो देखिए सर, 5.5 सालों के अंदर आज मुझे नहीं पता कि मैंने क्या पाया क्या नहीं पाया, पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आप सारे लोगों से कि आज एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का, घर घर न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का, आपके सामने ऐसा बोलने के काबिल भी बनाना, ये भी मैंने मोदी केयर से ही पाया है। अगर ये विश्वास, ये सफलता मुझे यहाँ तक दे सकती है तो आपको क्यों नहीं दे सकती? डेमो किट जरूरी है सर। हमारे गुजराती में कहावत है, अस्त्रा वगरनो अजामन है, અને ડોમેકોટ વગરનો મોદી કેર નકામો। अस्त्रा बिना का हजाम, और डेमो किट बिना का मोदी कैरियर किसी काम का नहीं। मैंने सबसे पहला काम किया, डेमो किट बनाई। सर आप लोगों को पता नहीं होगा, जब मैं इस बिजनेस में आया था तब करीब करीब 21 साल की उम्र में 19 लाख रुपए कर्जा था। 19 लाख रुपया कर्जा, ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज भरता था। और एक समय ऐसा भी आया जीवन में, बराबर है, जब ये सोचा, एक समय ऐसा भी आया जब ये सोचा कि जिंदगी को खत्म कर देते हैं। क्योंकि जब पैसा मांगने वाले, ब्याज वाले खून पी जाते थे, मारने के लिए ढूंढते थे, बराबर है, उस समय मुझे नहीं पता सर कि क्या आप सफलता पाओगे क्या नहीं पाओगे, पर मोदी केयर ने मेरे जीवन को जीवन दान दिया है, राइट है, और मैं पूरी जिंदगी मोदी केयर का ऋणी हूँ।
पूरी जिंदगी। मेरे को तो मोदी केयर ने जीवन दान दिया है सर। कहते हैं जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। डेफिनेटली। और मैं आपको बता दूं, आज मैं ना यहाँ पे डायरेक्टर बनने आया था, ना सीनियर डायरेक्टर बनने आया था, ना एग्जीक्यूटिव, ना एसईडी, ना प्लेटिनम, ना प्रेसिडेंशियल, ना क्राउन, ना आरबीडी, ना जीबीडी। मैं यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनने आया हूँ। मोदी केयर मतलब विजय अग्रवाल, और विजय अग्रवाल मतलब मोदी केयर। बात खत्म। सर 70 पीढ़ियों के बाद भी लोग अपने पूर्वजों का नाम याद नहीं रखते। मतलब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि पापा का नाम क्या है आपके, सबको याद होगा। पापा के पापा का नाम याद होगा, उनके पापा का नाम 50% लोगों को याद होगा। पापा के पापा के पापा के पापा का नाम राइट 10% लोगों को याद होगा। और पापा के पापा का यानी पांचवी और छठी पीढ़ी का नाम भाग्य शायद किसी 1% को याद होगा। पर धीरू भाई अंबानी की 1000वीं पीढ़ी आएगी ना, उस 1000वीं पीढ़ी से भी अगर कोई ये पूछेगा कि बताइए तुम्हारे दादाजी का नाम क्या था, तो प्राउड से कह सकेंगे कि मेरे दादाजी का नाम धीरू भाई अंबानी था। सौगंध से बोल रहा हूँ, इतना ही सपना है कि जब मेरी 1000वीं पीढ़ी भी आए ना, वो मेरे बड़े से फोटो को दिखाकर बोलनी चाहिए कि ये मेरे दादाजी जिन्होंने मोदी केयर स्टार्ट किया था, और इनकी वजह से आज हम प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। ये मेरी सिद्धि होगी, यही मेरी सफलता होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि इतना संघर्ष तो कर ले मेरे भाई, इतना संघर्ष तो कर ले मेरे भाई, कि अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए पड़ोसी के एग्जाम्पल ना देने पड़े। अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए पड़ोसी के एग्जाम्पल ना देने पड़े। बिजनेस मेरा है, आगे मेरे को बढ़ना है राइट, और इसके लिए काम करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। और यही चीजें हैं जो मुझे यहाँ तक लेकर आई हैं। और मैं आप सारे लोगों से कहूंगा सर कि आज की तारीख में ईस्ट और वेस्ट मोदी केयर से बेस्ट कोई नहीं है। और आप इस बात के तथ्य चेक कर लीजिए। अगर आपको 1% भी डाउट है ना, तो आप तथ्य तपास कर लीजिए, चेक कर लीजिए। जब सारी कंपनियों का बिजनेस ऐसे जा रहा था, तब मोदी केयर का बिजनेस ऐसे जा रहा है। सर आज बाहर निकल के देखिए लोगों के बिजनेस की क्या हालत है। लोगों ने करोड़ों रुपया लगा के जो बिजनेस शोरूम गोडाउन खोल रखे थे, उनकी क्या हालत है। वी आर लकी कि 1 रुपया लगाए बिना सिर्फ अपने दम पे, अपने दम जिगर और अपने साहस से जिस डिसीजन को लिया मोदी केयर को करने का, उस डिसीजन की वजह से मोदी केयर जैसे गोल्डन प्लेटफॉर्म में और ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर समीर मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी केयर कंपनी आज काम कर रही है, उसका परिणाम यह है कि आज एक भी मोदी कैरियर लॉकडाउन में दुखी नहीं रहा। क्योंकि मोदी केयर ने प्राउड से प्रूव करके दिया कि बॉस हम में तो ताकत है, और व्हेन कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया। आप सोच कर देखिए, सोच कर देखिए आप। सर घर में बैठा था, मतलब मैं आपको बताऊं, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2019, सॉरी, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020, एक फाइनेंशियल ईयर जब कोविड नहीं था, तो मेरी इनकम थी महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए। और टोटल जो साल भर की एक फाइनेंशियल ईयर की जो मेरी टोटल इनकम थी, वो थी 26 लाख रुपए। 26 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम कोविड होने के बावजूद 44 लाख रुपया पिछले 1 साल में काम ना करने का मोदी केयर ने दिया है, जब पूरी दुनिया में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। पर ये जो फसल हमने कोरोना में काटी ना, ये कोरोना में काटी हुई फसल के बीज हमने कोरोना में नहीं बोए थे। ये कोरोना आने से पहले हमने जो पिछले 5.5 सालों से जो बीज बोए थे, उसकी फसल हमने कोरोना में काटी। और यही यही सिद्धांत है। आज आप जो कुछ भी हो, आप सुखी हो, आप दुखी हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप प्रोग्रेसिव हो, आप नहीं हो, आपके पास पैसा है या नहीं है, ये आज का नहीं है। ये 5 साल 10 साल पहले जो आपने बीज बोए थे आपके पास्ट में, ये उन बीजों की फसल है, और आज आप उसे काट रहे हो। आज आप जो बीज बोओगे, इसकी फसल आप आने वाले समय में काटोगे। तो जब आपको पता है कि आज का बोया हुआ बीज कल का आपको भविष्य का सुनहरा अवसर दे सकता है, तो डेफिनेटली हम सारे लोगों को मिलकर मजबूत और अच्छे बीज बोने चाहिए, जो हमारे परिवार को, हमारे आने वाले फ्यूचर को बेहतर और मजबूत बना सके।
लोग बोलते हैं सर हमें डेमो किट ले जाने में शर्म आती है। अरे मेरे भाई, दुनिया का एक प्रोफेशन तो बता दो जिसमें डेमो किट ना लगती हो। एक मजदूर मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलता है, वो तगाड़ा और फावड़ा लेकर निकलता है, उसकी डेमो किट है वो। एक मैकेनिक किसी के इंजन को रिपेयर करने के लिए जाता है, राइट है, तो वो अपने पाने पकड़ लेकर जाता है, वो उसकी डेमो किट है। एक पंडित आपके घर पे किसी चीज का मुहूर्त बताने आता है, वो पंचांग लेकर आता है, बराबर है, वो उसकी डेमो किट है। एक डॉक्टर किसी का इलाज करने जाता है, वो गले में स्टेथोस्कोप डाल के लेकर जाता है, वो उसकी डेमो किट है। जब दुनिया के हर प्रोफेशन में डेमो किट लगती है, तो मोदी केयर में क्यों नहीं लगेगी? सोच कर तो देखिए आप। और लोगों का बिलीफ डगमगा जाता है। और मुझे आज भी नहीं समझ में आया कि आपके ऐसे कौन से करोड़ों रुपए लग गए जिससे आपका बिलीफ डगमगा जाएगा। अरे जो लोग करोड़ों लगाकर बैठे हैं बाहर के ट्रेडिशनल मार्केट में, उनका बिलीफ नहीं डगमगाता। वो बार बार में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोचे, और दो चार अच्छे तुच्छों की ना सुन के, या दो चार अच्छे तुच्छों की आपको क्रिटिसिज्म आपके बिलीफ लेवल को, मतलब उन चार लोगों की ना ने उनका प्रभुत्व आपकी दुनिया में, आपके जीवन में इतना बड़ा है कि आपने अपने मर्सिडीज का सपना तोड़ दिया चार लोगों की ना सुन के। सर 25 साल पढ़ाई करने के बाद जब एक लड़का रिज्यूम लेके चार कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है ना, और चार में से चारों चार में उसको जॉब नहीं लगती, तो क्या कभी किसी बच्चे ने आके घर पे आके अपनी डिग्रियां जला दी? नहीं। वो वापस से दूसरे दिन सुबह नहा धो के तैयार होके नौकरी के लिए वापस से रिज्यूम लेकर निकलता है। अरे 25 साल पढ़ाई करने के बाद में उसको उसके फ्यूचर का पता तक नहीं है कि वो कल सफल होगा या नहीं होगा। वो रोज नित्य नए प्रयास करता है अपने जीवन को सुनहरा बनाने के लिए, और दो चार उच्च तुच्छों की ना सुन के आप मोदी केयर बिजनेस को छोड़ देंगे? यही गलती मैंने नहीं की थी। मैं टिका रहा। कोई जुड़ा तो ठीक, कोई जुड़ा नहीं तो ठीक। मैं सीखता रहा, क्योंकि मैं मानता हूं जो टिकेगा वो सीखेगा, जो टिकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो जीतेगा। जो टिकेगा वो जीतेगा। और इसी मूल मंत्र को लेकर पिछले 5.5 सालों से लगातार पूरी एनर्जी, पूरी आत्मसमर्पण और पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ मैं मोदी केयर कर रहा हूं। और मैंने सिर्फ मोटिवेट होकर काम शुरू नहीं किया, मैंने तथ्य देखे, मैंने मेरी अपलाइन के चेक देखे, मैंने मेरी मोदी केयर कंपनी के प्रोडक्ट देखे, मैंने मोदी केयर का प्लान देखा, और सबसे बड़ी चीज देखी, मैंने कंपनी की नीयत और अपलाइन की नीयत। समीर मोदी जी ने जब जब वो स्टेज पे आए हैं, उन्होंने छाती ठोक के एक बात बोली कि मेरी कंपनी नहीं, आपकी कंपनी मोदी केयर, आपकी जेब में रोकड़ा। दोस्त, ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी मील का पत्थर है कि आप एक कंपनी के मालिक हो, मालिक। और आप यकीन मानिए, जब मैं किसी को मोदी केयर बिजनेस बताने जाता हूँ, बराबर, तो मैं उस समय मोदी केयर का मालिक बन के जाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर बन के नहीं। एक डॉक्टर थे हमारे यहाँ, उनका 100-150 बेड का हॉस्पिटल है। तो मैं उनकी वाइफ को डेमो बता कर आया। जैसे ही मैं घर पे आया, मैंने उनकी वाइफ को फोन किया कि मैम आपने क्या सोचा? तो उन्होंने बोला कि विजय भाई, हमारे जो डॉक्टर साहब है, जो एमडी सर्जन है, 150-200 बेड का हॉस्पिटल है उनका, तो बोले वो सब बोलते हैं ये सब फालतू के बिजनेस है, ये है वो है, तो मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा मैडम कोई दिक्कत नहीं, आप मत कीजिए, पर आपके हस्बैंड से मुझे मिलवाइए। बोले क्यों? मैंने कहा उन्होंने मेरी माँ को गाली दी। बोले नहीं, उन्होंने आपकी कहाँ माँ को गाली दी? मैंने कहा मोदी केयर ये एक ऐसी कंपनी है, राइट, जो मेरी माँ के बराबर है, और मैं उनको मिलूंगा। मैं गया उनके पास, और जैसे ही मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने मुझे बोला तुम फालतू के धंधे करते हो, तुम ये है वो है, ऐसे मैं बरा, और उन्होंने 15-20 मिनट तक मेरे को सुनाई। मैंने कहा सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी लगता है कि मैंने कोई गलत काम शुरू कर दिया है, कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है, राइट है, जैसा आप बोल रहे हो कि उल्लू बनाने का बिजनेस है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, पर अगर आप बुरा ना माने तो 2-3 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे आप मुझे? बोला विजय दूंगा मैं। मैंने कहा सर आप नहाते हो क्या? बोला हाँ। मैंने कहा घर आपके घर पे टूथपेस्ट यूज होती है क्या? बोला हाँ। मैंने कहा आपके घर पे पोता लगता है? बोला हाँ। बराबर है। तो मैंने कहा सर आपको सालों से कोई उल्लू बना रहा है? बोले उसमें उल्लू क्या बनना, मैं पैसा देता हूँ और प्रोडक्ट मिल जाती है। एग्जैक्टली। मैंने कहा सर आप मुझे पैसा देते हो, और मोदी केयर आपको 100% मनी बैक की जेन्यून क्वालिटी की 100% स्वदेशी प्रोडक्ट देती है, राइट है। और ये प्रोडक्ट पे लिखित में गारंटी है कि अगर आपको पसंद नहीं आई तो तोड़ी हुई प्रोडक्ट वापस देकर आप पूरा पैसा ले सकते हो। सर आज वो डॉक्टर जो इस बिजनेस को नहीं करना चाहते थे, वो मेरी टीम में प्लेटिनम डायरेक्टर है। सोच कर देखिए, ये बिजनेस का पावर है, ये बिजनेस की ताकत है,
राइट। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस बिलीफ सिस्टम के साथ में काम करते हैं। और मेरे जैसा कि मैंने कहा कि हमारे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश गज्जर सर, मेरे ग्रेट अपलाइन फाल्गुनी त्रिवेदी एंड धर्मेश सर, और इन सारे लोगों के नेतृत्व का, और द ग्रेट लीडर मतलब कहूंगा जिनको पूरी दुनिया बराबर है आज गुरु माँ के नाम से जाती है, ऐसे हमारे सुरेखा भार्गव मैडम एंड द मैन विद अ गोल्डन हार्ट मिस्टर समीर मोदी जी सर, राइट। और ये सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन में ये प्लेटफॉर्म को लाकर ना सिर्फ मेरे जीवन को परिवर्तन किया है बराबर, बल्कि मेरी आने वाली कई पीढ़ियों के जीवन को उन्होंने सुधार कर दिया। दोस्तों, पैसा कहीं भी कमाया जा सकता है, पर पुण्य के साथ और एक सच्ची नीयत और एक सच्ची निष्ठा के साथ अगर आपको पैसा कमाना है तो मैं इस बात को बिल्कुल छाती ठोक के बोलूंगा कि ईस्ट और वेस्ट मोदी केयर इज बेस्ट। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर की टक्कर में। और इसी मूल मंत्र को लेकर पिछले 5.5 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, राइट है। और आज आपके सामने इस सफलता को लेकर प्रस्तुत हुए। दोस्तों, एक ही बात मैं बोलूंगा, राइट, मोदी केयर की प्रोडक्ट अच्छी है, इसके प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। मोदी केयर में पैसा आता है, इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ, बराबर है। मोदी केयर में समीर मोदी जी हैं, इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। लोग सफलता पा रहे हैं, इसका प्रूफ दे सकता हूँ। लोग फॉरेन टूर ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, बंगले ले रहे हैं, इन सारी चीजों के प्रूफ मेरे पास हैं। पर मेरे पास एक चीज का प्रूफ नहीं है कि आप कर पाओगे या नहीं, क्योंकि इसका प्रूफ तो आपको खुद को ही देना पड़ेगा। इसका प्रूफ तो आपको खुद को ही देना पड़ेगा। और मैं इतना ही बोलूंगा, राइट, कि इतना संघर्ष तो कर ले मेरे भाई कि अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए पड़ोसी के एग्जाम्पल ना देने पड़े। और आखिरी में एक बात और कहना चाहूंगा मैं आप सारे लोगों से, बराबर, क्योंकि मैं मानता हूं इस चीज को कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में, फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त ये है कि बीज को दफन होना होगा। अगर आपको अपने सपनों को पाना है तो आपको 100% डिवोटेड होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। और इस दुनिया में जो जो व्यक्ति समर्पित हुआ है, जिसने भी अपने अपलाइन, अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स और अपने आत्मविश्वास पे बिलीफ सिस्टम रखा है, बराबर, वो हमेशा सफल हुआ है। इस दुनिया में बिलीफ सिस्टम की ताकत देखिए आप, कि मीराबाई ने उठाया तो जहर का प्याला ही था, मीराबाई ने उठाया जहर का प्याला ही था, पर उसके बिलीफ सिस्टम ने, प्रभु के प्रति उसके बिलीफ सिस्टम ने उस अमृत में बदल दिया। दोस्तों, यही अमृत आपके और मेरे जीवन में आकर हमारी जिंदगी में खुशियां लाएगा, पर उसको पूरी आत्मा, पूरे आत्मसमर्पण के साथ में नॉलेज लेते हुए, अपने आप को लर्निंग करते हुए आगे बढ़ना है। और एक ही बात, इस दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है ना ऑपरेशन थिएटर में, जो बच्चा पैदा होता है ऑपरेशन थिएटर में, जो बच्चा 9 महीने के बाद जब माँ ऑपरेशन थिएटर में जिस बच्चे को डिलीवरी करती है, उस बच्चे को पैदा हुए 2 मिनट नहीं होते, उस बच्चे को पैदा हुए 2 मिनट नहीं होते, उसको भी भूख लगती है तो उसको रोना पड़ता है, तब माँ को पता चलता है कि इसको भूख लगी है। सोच कर देखो कि उस कुदरत ने उस 2 मिनट पहले पैदा हुए बच्चे को मेहनत करने से, यानी कर्म करने से बाकी नहीं रखा, तो क्या आपको और मेरे को रखेगा? बस कर्म करने हैं। और इसी तरीके से हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाएंगे। और थैंक यू करना चाहूंगा मैं वंस अगेन हमारे ग्रेट लीडर अनूप सर का, जिन्होंने मुझे आज वेलकम किया। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं थैंक यू कहूंगा आप सारे लोगों को। और मैं जैसा कहता हूं कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। थैंक यू वेरी मच अनूप सर एंड मैम, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।